नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। यूनियन बजट 2023-24 और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जारी किया जा चुका है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ फैक्ट एंड फिगर हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए इन्हें अच्छी तरह से देखना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे यूनियन बजट 2023-24 से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट हैं, उनको आज हम इस डिस्कशन में देखेंगे। और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से संबंधित फैक्ट्स एंड फिगर देखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 वाली प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं समय समय के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जो कुछ भी फैक्ट्स एंड फिगर दिए हुए हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है उनको अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए आज यूनियन बजट 2023-24 से संबंधित कुछ फैक्ट एंड फिगर देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इस प्रकार ये जो बजट पेश किया गया है 2023 का, ये चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। अगर बजट के बारे में बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, पर खास बात यह है कि वहाँ पर बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछे स्टैटिक जीके के तहत कि बजट का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये 112 मत भूलिएगा। और बजट को संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस बजट से संबंधित जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है वो इस बार टैक्स स्लैब से संबंधित है। 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। आयकर में छूट की सीमा जो है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति जो 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस बार टैक्स स्लैब में जो चरण होते हैं उनको घटाकर 5 कर दिया गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो आप ये 5 संख्या भी याद रखिएगा कि टैक्स स्लैब में चरणों की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है। ये टैक्स स्लैब का पूरा विवरण दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर वालों को 30 लाख फीसदी तक का कर चुकाना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। 7 लाख तक जीरो टैक्स देना होगा। आय 7 लाख से ज़्यादा हो तो तब ये बात हो रही है। इसके बाद दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर की अगर बात करें तो सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क लगाया जाएगा 16%। आपको याद रखना है कि 16% का आकस्मिकता शुल्क लगाया जाएगा सिगरेट पर। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम एक चलाई जाती है, इसमें अभी तक सीमा 4.5 लाख की थी, इसे बढ़ाकर 9 लाख कर दिया जाएगा। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4 लाख से कितना बढ़ा दिया गया है, तो आप ये 9 लाख याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी और विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये संख्या याद रखना इंपॉर्टेंट है कि बजट में जो घोषणा की गई है उसके हिसाब से कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 30। तो ये 30 आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि यूथ को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना शुरू किया जाएगा। इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षुता योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम जो चलाई जा रही है वो है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। इसकी शुरुआत की जाएगी और इसमें 2 लाख रुपए की अगर बचत महिलाएं करती हैं तो उस पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है, जिसका अभी हाल ही के बजट में अनावरण किया गया है। तो ये वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। सिकल सेल अनीमिया को भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। ये फैक्ट याद रखिएगा। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही साथ पीएम आवास योजना ये चल रहा है, इसके परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया जाएगा। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं इंटेलिजेंस पे आधारित संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये 3 संस्थान होंगे, ध्यान दीजिएगा। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। यानी कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शहरी विकास के क्षेत्र में विकास को और गति देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। और इसके लिए भारत में 3 इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किए जाएंगे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वो आगे इस पर घोषणा करेगा। अभी केवल इतना कहा गया है कि 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्र में। इसके बाद बात कर लेते हैं तो राजकोषीय घाटे के बारे में अगर बात करें तो 2022-23 के दौरान ये 6.4% रहा और 2023-24 के दौरान अनुमान लगाया गया है कि राजकोषीय घाटा 5.9% रहेगा। तो ये 2 फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। अब ये जो योजना है इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम की नवीनीकरण किया जाएगा। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, 2014 के बाद से, यानी अब तक जब तक मोदी सरकार आई है उसके बाद से रेलवे को ये सबसे अधिक पैसा दिया जा रहा है। 2.4 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं रेलवे के विकास के लिए। तो ये रुपया आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट की शुरुआत की जाएगी, जहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी किताबें होंगी, पुस्तकें होंगी, जिन्हें कोई भी बच्चा आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक जनजाति समूहों के लिए योजना शुरू की जाएगी। योजना का नाम है PMPBTG विकास मिशन। इंग्लिश में अगर करें तो प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन। इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PMPBTG विकास मिशन का संबंध किससे है। आपको 3-4 उसमें ऑप्शन दे देगा, उनमें से चुनना रहेगा कि किस चीज़ के लिए है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जनजाति समूहों के लिए है और इस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का भी घोषणा इसमें किया गया है। 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कृषि त्वरक कोर्स की स्थापना की जाएगी। ये फैक्ट याद रखिएगा, कृषि त्वरक कोर्स की स्थापना की जाएगी। सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि त्वरक कोर्स की स्थापना किस लिए की जा रही है। ऑप्शन दे देगा, कृषि में सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा कृषि में फर्टिलाइजर्स को और कम करने के लिए, या इस तरह से कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। तो आपका जो उत्तर रहेगा वो कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि त्वरक कोर्स की स्थापना की जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं, आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चरल लोन की सीमा जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत देश भर के 500 ब्लॉक्स को कवर किए जाएंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट योजना है वो है विश्वकर्मा कौशल सम्मान मिशन शुरू किया जाएगा। ये शिल्पकारों के लिए शुरू किया जाएगा, जो हाथ से कारीगरी करते हैं उनके लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान शुरू किया जाएगा। गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में प्रति व्यक्ति आय अब 1.97 लाख रुपए हो गई है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और इसके साथ ही साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर बात करें तो इसकी भी सीमा को बढ़ाकर 15 लाख से 30 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अप्पा भद्रा प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है। तो ये कर्नाटका से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी इसी बजट में सेंट्रल असिस्टेंस 5,300 करोड़ रुपए का इसे दिया जाएगा। ये कर्नाटक के जो ड्रॉट प्रोन एरिया हैं उनकी सिंचाई के लिए अप्पा भद्रा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर आप ध्यान रखिएगा अप्पा भद्रा प्रोजेक्ट के बारे में। 5,300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को देगी और ये प्रोजेक्ट कर्नाटक में अवस्थित है। किस चीज़ के लिए है? तो ये सिंचाई के लिए एक प्रोजेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे जिन्हें आपको याद रखना है। पर यहाँ पर हम बता देते हैं, एक फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए इकोनॉमिक सर्वे के जो डाटा होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी में ऐसे डाटा होते हैं जैसे जो आप देखते हैं कि कौन सा राज्य सोने के उत्पादन में नंबर 1 है, कोयले के उत्पादन में नंबर 1 है, या कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है। ये सब जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं
ये सब इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए होते हैं। तो आप इकोनॉमिक सर्वे के डाटाज पर अधिक फोकस कीजिएगा, और जो बजट के डाटा होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, वो प्रतियोगी छात्रों के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हालांकि उनको भी पढ़ना है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मैं कंपैरिजन की अगर बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे के डाटा हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आना ही होता है। आप पीसीएस का अगर एग्जाम देने जाएंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आपको वहाँ पर रखा हुआ है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी फैक्ट एंड फिगर हैं उन्हें आप रट लीजिए। और इसे पढ़ने के लिए एक बुक आती है घटना चक्र की, अभी ये शायद 10-15 दिन के अंदर आ जाएगी, आर्थिकी करके। आर्थिकी करके बुक आती है, उस बुक को आप ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर आधारित होता है। आर्थिकी से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। मार्केट में जब आर्थिकी आ जाएगी तो मैं उससे संबंधित भी वीडियो इसी दोनों प्लेलिस्ट, अभी इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगा, बजट का भी, तो इन दोनों प्लेलिस्ट के तहत आप वो सारे डाटा देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।